आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। ओ आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। बांध कफन जब घर से निकले बलिदानी की राहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या होगा आगे वह कब सोचा है कोई जो उसको रोका है। मर जाएगा मिट जाएगा माता की एक पुकार पे। कट जाएंगी जंजीरें उसके नजरों की धार से। जमी कभी रुक जाती है चलती है उसकी चाहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा। कहानी वीर क्रांतिकारियों की में आपका स्वागत है। बंगाल में एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी पैदा हुए। बंगाल के मेदिनीपुर जिले मोहबनी गांव में 3 दिसंबर 1889 को खुदीराम बोस देश का पहला किशोर सपूत पैदा हुआ, जिसने भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। खुदीराम देश का पहला क्रांतिकारी था और वो बचपन से ही अंग्रेजों से नफरत करता था। खुदी को उसका नाम इस वजह से मिला कि उसकी बड़ी बहन अपरूपा और खुदी से पहले उसके जितने भी भाई बहन थे सब नवजात अवस्था में ही काल के गाल में समा गए। अतः एक परंपरा के अनुसार खुदी को अपनी बड़ी बेटी अपरूपा के हाथ 3 मुट्ठी चावल के बदले बेच दिया और यहीं से खुदी शब्द से उनका नाम खुदीराम बोस पड़ा। माता पिता की मृत्यु के बाद खुदीराम को उनकी बड़ी बहन अपरूपा उन्हें अपने साथ लेकर आ गई। खुदीराम के बहनोई अमृतलाल सरकारी मुलाजिम थे और उनका हमेशा तबादला होता रहता था। और खुदीराम बचपन से ही विरोधी स्वभाव के थे। उन्हें झूठ और अन्याय से सख्त नफरत थी। खुदीराम इतने निडर थे कि जब तामलुक के भरे बाजार में एक अंग्रेज एक मजदूर को पीट रहा था तो ये खुदीराम को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने भांजे ललित कुमार के मना करने के बाद भी अपनी गुलेल से उस अंग्रेज अफसर की आंख फोड़ दी और फिर वो वहां से भाग निकले। मामा, आपने फिरंगी को गुलेल से क्यों मारा? अगर उसने आपको पहचान लिया तो गिरफ्तार कर सकते हैं ना? तो जानते हो ना ललित, कोई फिरंगी हमारे हिंदुस्तानी को अगर हानि पहुंचाएगा ये मुझे मंजूर नहीं। पर बाबा को पता चला तो? अरे बाबा, अरे ललित, बिना गेंद दिए निकले जा रहे हो? किस गेंद की बात कर रहे हो तुम लोग? इतनी जल्दी भूल गए? बंधु, गेंद जो हारिएगा अच्छे तो देना तो पड़ेगा ही। मिथ्या कथा बोल बे ना, झूठ मत बोल। किस गेंद की बात कर रहा है? अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? और गेंद ना ली तो उस दिन भागे क्यों? उस दिन हमारे जमाई बाबू का आने का समय हो गया था और कहीं भी आने जाने के लिए हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। मुझे झूठ से सख्त नफरत है और दीदी कहती है कि अन्याय सहना भी पाप है और करना भी पाप है। मामा, अब तो हमें बताएगा क्या सही और क्या गलत।
चाय। क्या ना छोड़ ललित माँ, आज घर में बड़ा शांति। तुम देख लेना, एक दिन तुम्हारा भाई हम सबको बहुत गहरी मुसीबत में डाल देगा। सुन छो ना? हाँ सुन रही हूँ। लो, आ गई अशांति की खबर। बोलो क्या हुआ? आपको दफ्तर के लिए देर हो रही होगी, मैं आपका कोट लेके आई, आप चाहिए ना। देखो ललित माँ, ये सब चल में ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा भाई फिर मारपीट करके आए। अरे भाई सरकारी मुलाजिम है हम। बस भी कीजिए, आपको दफ्तर के लिए देर हो रही होगी, ये लीजिए, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप जाइए ना। क्या हुआ? मामा लड़कों से लड़ाई कर रहे हैं। हे माँ दुर्गा, ये लड़का भी ना किसी की नहीं सुनता है। इन्हीं सब बातों की वजह से हमारे बाबा नाराज होते हैं। एक काम करो, मामा को बोलो, जाओ, माँ बुला रही है। ठीक है माँ। हे माँ दुर्गा, ये लड़का भी ना खुद ही ये तूने अपनी क्या हालत कर दी? हाँ खुद ही क्यों लड़ता झगड़ता है तू? दीदी अब रो मत दीदी, हमें भालो आचे हैं। की भालो आचे? हाँ देख तो सही, कितना खून बह रहा है, कितनी चोट लगी है तुझे। अभी जमाई बाबू यहाँ पर होते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ललित तुम एक काम करो, शंकर को बोलो हल्दी वाला लेप तैयार करे, और तू मामा के लिए कपड़े निकल जा। चला अंदर। खुद ही तूने इतनी मार पिटाई क्यों की? यहाँ बेटा क्या गलती थी तुम्हारी कि उन लोगों ने तुझे मारा? माँ, मामा की कोई गलती नहीं थी, वो दोनों लड़के ही। देख कौन आया है। माँ, ये दोनों आपसे मिलने आए हैं। ये वही है जिन्होंने मामा के साथ लड़ाई की थी। गलती खुद ही की नहीं थी, गलती हमारी थी, हमें माफ कर दो दीदी। गेंद हमसे खोई थी दीदी, और हमें ना देनी पड़े इसलिए हम पूरा इल्जाम ललित पर लगाना चाहते थे। हाँ माँ, ये सही कह रहे हैं, ये दोनों मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, इसीलिए मामा ने। फिर भी खुद ही तुमने लड़ाई क्यों की? लड़ाई करना बहुत बुरी बात है। माना कि ये लोग गलत थे, लेकिन खुद ही तुमने लड़ाई। क्या करूं थी? जब भी कोई झूठ बोलता है ना, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, और मैं अपने आपे में नहीं रहता। मैं मानती हूँ खुद ही कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन मैं किन किन लोगों को समझाऊं? और तुम्हारी यही सब हरकतों की वजह से जमाई बाबू तुमसे नाराज रहते हैं। दी देखो ना मेरी तरफ। दी तुम्हें मेरी कसम दी, मेरी गलती नहीं थी। दी मैं जानती हूँ खुद ही तुम गलत नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूं? दी तुम रो मत। दी मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता थी। मेरी माँ, मेरे पिता, सब तुम ही तो हो। दी तुम जो बोलोगी दी, मैं वही करूंगा। दी खुद ही आज मेरे सिर पर हाथ रखकर एक कसम खाओ कि आज के बाद तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। ठीक है दी, मैं आज के बाद अपने गुस्से पर काबू रखूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी दी को तकलीफ हो।
भी लड़ाई मत करना। जाओ एक दूसरे को गले मिलो। क्या हो गया हमारे देश को? अखबार का हर पन्ना उपद्रव की खबरों से भरा पड़ा है। एक तो हमारे युवाओं को भड़का रहे हैं विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। अशांति फैला रखी है पूरे देश में। इनको लगता है कि ये छोटे मोटे उपद्रव करके ये अंग्रेजी हुकूमत को अपने पैरों तले ले आएंगे। कुछ भी सोचते हैं। पता नहीं क्या होगा इनका, कोई भविष्य ही नहीं है। बाबू, बाजार में सारी दुकानें बंद थी, पर कुछ दुकानें खुली थी और आपका मनपसंद मच्छी भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से सब्जी मिली है। बाजार बंद है? क्यों? बाजार में किसी ने गुलेल से घोड़े के आंखें फोड़ दी। सच्ची? हाँ, अंग्रेज बहुत बौखलाए हुए हैं। उस गुलेल वाले लड़के की तलाश जारी है। हर व्यक्ति से पूछताछ हो रही है। सारी दुकानें बंद है बाबू, बड़ी मुश्किल से सब्जी मिली है। इतना जुर्रत? सारे बाजार गोरा बाबू की आंखा फोड़ दिया और किसी ने देखा भी नहीं? देखा नहीं, और गोरे बाबू तलाश कर रहे हैं उसकी, वो गुलेल वाले लड़के की। ठीक है शंकर, तुम ये सामान लेके अंदर जाओ। कीड़े मकोड़े हैं सब अंग्रेजी हुकूमत के सामने, सिर्फ कीड़े मकोड़े। इनको क्या लगता है ये छिटपुट हमले करके अंग्रेजी हुकूमत को झुका देंगे? अरे बेमौत मारे जाएंगे सब। कौन समझाए ना समझो को, मूर्ख है सब। अरे आप भी ना सुबह सुबह कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो? छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना। अरे क्या करना इस बात से? भाई मुझे चिंता होती है आपके लाडले भाई की। गुलेल लिए घूमते हैं अभी सारे बाजार। हो, इन सारी बातों में खुद ही कहाँ बीच में आ गया? आप भी ना। आप जाइए, बैठक लगी है, आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अब आपको पता है ना कि हम आपके हुक्म के गुलाम हैं। आपकी बात तो मानेंगे, लेकिन हमने जो कहा है ध्यान रखिएगा। हे माँ दुर्गा, कहीं ये सच तो नहीं कह रहे थे? अगर ये सच हुआ तो कहीं मेरा खुद ही कोई मुसीबत में ना फंस जाए। हे माँ दुर्गा, उसकी रक्षा करो। तुम्हें तो पता ही है ना ये बच्चा कितना नादान है। अमृतलाल की अंग्रेजों के पक्ष में की हुई बातें खुदीराम को परेशान कर रही थी और वो इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अपनी बड़ी बहन अपरूपा के पास गई और अपरूपा ने उन्हें बताया कि कैसे वो व्यापारी बनकर आए और हमारे देश में राज करने लगे। हमारा देश आज गुलाम होने की वजह से उनके अत्याचारों को सह रहा है। बातों ही बातों में अपरूपा को ये पता चलता है कि खुदीराम ने ही उस अफसर की आग फोड़ी थी। खुदीराम की इस हरकत से अपरूपा का परेशान होना जायज था। वो उन्हें डांटती है और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने को कहती है। खुदीराम को उनके सहपाठी फनीनाथ से स्वदेशी आंदोलन के बारे में पता चलता है और वो स्वदेशी आंदोलन खुदीराम को इतना प्रभावित करता है कि वो खुद इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। अरे शंकर, थोड़ा जल्दी करो। हाँ, ये सारे बर्तन वहां अंदर रख दो। हमें सुबह सुबह जल्दी निकलना है। जाओ जल्दी। खुद ही ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? दीदी, ये स्वदेशी कपड़े हैं। स्वदेशी कपड़े? ये अब नया कौन सा बवाल शुरू कर दिया तूने? ओहो दीदी, कोई बवाल नहीं है। ये स्वदेशी कपड़े हैं, यानी अपने लोगों द्वारा बनाए हुए कपड़े। हमें इन सब की क्या जरूरत है? दीदी, आप तो जानते हैं ना कि हम सब गुलाम हैं, और जब तक हम इस गुलाम सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हमें गुलामी से मुक्ति कैसे मिलेगी। इसलिए मैंने प्रण लिया है कि आज से मैं स्वदेशी कपड़े और स्वदेशी ही चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा। खुद ही तुमको पता है ना कि उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हें इस कपड़ों में देख लिया तो वो और नाराज हो जाएंगे।
देख खुदी, अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ दी, एक बार जो मैंने प्रण कर लिया उसे बदलना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक बार अगर आप ये बोल दो कि मैंने जो प्रण लिया है वो गलत है, तो शायद मैं उसे बदल भी लूं। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया दी। ठीक है मेरे क्रांतिकारी, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। सुबह सुबह मिदनापुर निकलना है, और तुम्हें तो पता ही है ना, उनका तबादला हो गया है और वो निकल भी चुके हैं। क्या जमाई बाबू चले गए? जमाई बाबू चले गए इसलिए देखो तुम्हारे चेहरे पे खुशी। देख खुदी, मुझे मालूम है उनके सख्त रवैये से तुम बहुत दुखी रहते हो, लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। देख खुदी, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, क्रांति व्रांति हमारे बस की बात नहीं है। खुदी, मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रही हूं तुम समझ रहे हो ना? खुदी, मैं जानती हूं कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन खुदीराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप प्रणाम गुरुजी। क्या बात है, आजकल तुम विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हो? गुरुजी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं समझा नहीं, क्या तुम कुछ और काम करना चाहते हो? तुमने क्या सोचा इसके बारे में? क्या हुआ, किस सोच में डूबे हो तुम? गुरुजी, ये तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। यूँ किताबें पढ़कर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा गुरुजी, और मेरा पढ़ने में मन भी नहीं लगता। देखो खुदीराम, जीवन में हर इंसान एक मकसद के लिए पैदा होता है। मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाऊंगा। तुम उनसे मिलकर एक सफल जीवन के रास्ते पे चल सकोगे, और तुम वो कर सकोगे जिसके लिए तुम बने हो। समझे? अपना ध्यान रखना। श्री गुरु जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई महापुरुषों ने अपना लक्ष्य पाने के लिए अपना घर छोड़ कर संन्यास का रास्ता चुना है। मुझे भी अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? जहां मेरे पैर ले जाएंगे मैं वहीं जाऊंगा। खुदीराम ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद से ग्रस्त जनता को अपनी आंखों से देखा। उनके अत्याचार, कृत्य और भारतीयों के लिए अमानवीय व्यवहार असहनीय थे। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? हम अपने ही घर में, अपने ही देश में कब तक गुलामी और दास्ता की जिंदगी काटते रहेंगे? ये कहाँ का न्याय है? और न्याय गिड़गिड़ाने से कहाँ मिलता है? साम्राज्यवाद के अंतहीन शोषण से कब निजात मिलेगा? हमें अपने देश में भी मूलभूत अधिकार नहीं है, फिर मनुष्यों और पशुओं में क्या अंतर है? और ये सब कब तक चलेगा? कब हम अपने देश में खुली सांस की हवा ले सकेंगे? ये सारे सवालों के उत्तर खुदीराम ढूंढना चाह रहे थे। साम्राज्यवाद के अंतहीन शोषण से निजात कैसे मिलेगा? हमें अपने देश में भी मूलभूत अधिकार नहीं है, फिर पशुओं और मनुष्यों में क्या फर्क है? और ये सब कब तक चलेगा? कब हम अपने देश में खुलकर सांस ले सकेंगे? ऐसे कई सवाल थे जो खुदीराम ढूंढना चाह रहे थे, अपने उद्देश्य को पूरा करना चाह रहे थे, मानवता की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करना चाह रहे थे। और एक रात अपनी बड़ी बहन अपरूपा के नाम उन्होंने एक पत्र लिखा
और बिस्तर पर छोड़कर वन की ओर चले गए। रास्ते से गुजरते हुए खुदीराम की मुलाकात एक गरीब किसान से हुई जिसकी हालत किसानी करने की नहीं थी। फिर खुदीराम ने उदारता का परिचय देते हुए लगातार 3 महीने तक उसके खेतों में काम किया और उसके खेतों को हरा भरा कर दिया। किसान ने जब खुदीराम को यह बोला कि दूसरों की सेवा से बढ़ के कोई बड़ा संन्यास नहीं, तो खुदीराम घर की ओर चल पड़े। हे माँ दुर्गा, न जाने कहाँ होगा मेरा खुदी। कितने दिन हुए उसे गए हुए, कहाँ खबर नहीं दी उसके लिए। जाने किस हालत में होगा। बचपन से ही सुख न जाने कितना दूर है उससे। मामा आ गए। क्या सच कह रहे तुम? हाँ माँ, सच कह रहा हूँ। चलो। कहाँ चला गया था तू? ऐसे बिना बताए कोई चला जाता है क्या भला? और तुझे एक दिन भी मेरी याद नहीं आई? हाँ, देख तेरी याद में मैंने अपनी क्या हालत कर दी है। जा, ऐसे कोई जाता है क्या? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऐसा मत कीजिए रोनक दीदी। अगर आप मुझसे नाराज हुए होगे तो मैं किसके भरोसे जीऊंगा दीदी? दीदी, मैं भटकते हुए एक गांव चला गया था जहां मुझे अतुल्य दादा मिले और उन्होंने मुझे समझाया कि सन्यास का मतलब जीवन दूसरों के लिए जीना होता है। दीदी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा दीदी। मुझे माफ कर दो दीदी। मैं आज के बाद आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा दीदी। दादा, मिदनापुर बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। सत्येंद्रनाथ, तुम्हें तो पता है कि संगठन के काम से मुझे कहीं ना कहीं जाना होता है। जहाँ मुझे बुलावा आ जाता है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। और बताओ, संगठन को मजबूत करने का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा दादा। कई नौजवान अपनी स्वेच्छा से संगठन से जुड़ रहे हैं और हमारे इलाके में एक ऐसा नौजवान है जिसका जोश तो देखने लायक बनता दादा। बहुत अच्छा। क्रांति उम्र देखकर नहीं आती सत्येंद्रनाथ। और मैं भी तो यहाँ संगठन को मजबूत करने आया हूँ। तो चलो नगर का भ्रमण करके आता हूँ। दादा, अभी तो आप आए हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते। मेरे लिए एक एक पल कीमती है और मैं यहाँ का काम समाप्त करके अरविंदो बाबू के पास जाऊँगा। और हाँ, रात का भोजन हम साथ करेंगे। जरूर दादा, लेकिन एक बात फिर से कहता हूँ, आप इतनी दूर कलकत्ता से आए हैं, आज रात यहीं विश्राम कर लेते। कल सुबह आपको जहाँ जाना होगा चले जाइएगा। वैसे भी रात में पुलिस की गश्त बहुत तेज रहती है दादा। सत्येंद्रनाथ, हम जिस महान काम में लगे हैं वहाँ ये खतरे तो रहेंगे ही। चलते हैं। आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले गांव शहर की गलियों से। आए हैं हिम्मत वाले, वंदे